ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 41। ताज़ा खोजों से भरी हुई और दिखाते हुए कि आश्चर्य जैसे परेशानियां अक्सर अकेले नहीं आते। उसकी स्थिति वास्तव में एक असामान्य परीक्षा और कठिनाई वाली थी। जबकि वह ओलिवर की कहानी के रहस्य को समझने की तीव्र इच्छा से जल रही थी, वह उस दुखी महिला द्वारा उस पर जताए गए विश्वास को, जिसके साथ उसने अभी बात की थी, पवित्र मानकर ही रह सकती थी, क्योंकि वह एक युवा और मासूम लड़की थी। उस महिला के शब्दों और व्यवहार ने रोज मेली के दिल को छू लिया था, और उसके युवा चार्ज के प्रति उसके प्रेम के साथ साथ उतनी ही तीव्रता और सच्चाई से रोज में यह चाहत भी थी कि वह उस गिरी हुई स्त्री को पश्चाताप और उम्मीद की ओर वापस लाने की कोशिश करे। वे लंदन में सिर्फ 3 दिन ठहरने का इरादा कर रहे थे, उसके बाद कुछ हफ्तों के लिए समुद्र तट के दूरस्थ हिस्से की यात्रा करनी थी। अब पहला दिन बीत चुका था और आधी रात हो चुकी थी। रोज को तय करना था कि किस योजना पर अमल करे जो अगले 8-40 घंटों में की जा सके, या फिर वह यात्रा को कैसे टाल सकती थी बिना किसी को शक में डाले। मिस्टर लॉसबर्न उनके साथ थे और अगले 2 दिनों तक रहेंगे, लेकिन रोज अच्छे से जानती थी कि वह सज्जन कितने आवेशी हैं, और वह पहले ही समझ चुकी थी कि ओलिवर को फिर से पकड़वाने के बारे में सुनकर वे कितने क्रोधित होंगे, इसलिए वह उन पर यह राज प्रकट करने का साहस नहीं कर पाई। इसके अलावा लड़की की ओर से कोई अनुभवी व्यक्ति उसकी बात का समर्थन भी नहीं कर पाता। यह सब कारण थे कि उसे सबसे ज्यादा सतर्कता और सावधानी से मिसेज मेली को यह बात बतानी थी, क्योंकि उनका पहला कदम बिना सोचे समझे मिस्टर लॉसबर्न से इस बारे में सलाह करना ही होता। किसी कानूनी सलाहकार से संपर्क करना तो वैसे भी रोज के लिए एक असंभव विचार था। एक बार उसे हैरी से मदद मांगने का ख्याल आया, लेकिन इससे उसे उनके आखिरी बिछड़ने की याद आ गई, और उसे यह अनुचित लगा कि वह उसे वापस बुलाए। जब इस सोच के साथ ही रोज की आंखों में आंसू आ गए, शायद अब तक हैरी उसे भुला चुका हो और कहीं दूर खुश हो। इन अलग अलग विचारों से परेशान होकर कभी एक रास्ते पर बढ़ती और फिर उससे मुड़कर दूसरे पर जाती, रोज ने रात भर चिंता और बेचैनी में जागते हुए बिताई। अगले दिन और अधिक सोच विचार करने के बाद उसने हैरी से सलाह लेने का साहसिक निर्णय लिया। अगर यह उसके लिए कष्टदायक होगा, उसने सोचा, तो मेरे लिए भी कम तकलीफदेह नहीं होगा। लेकिन शायद वह वापस नहीं आएगा, हो सकता है वह मुझे लिखे, या शायद वह खुद आए और मुझसे मिलने से बचने की पूरी कोशिश करे, जैसा उसने पिछली बार किया था। मैंने सोचा नहीं था कि वह ऐसा करेगा, लेकिन यह हम दोनों के लिए बेहतर था। और यहाँ रोज ने कलम रख दी और मुंह फेर लिया, जैसे कि वह कागज जो उसका संदेशवाहक बनने वाला था उसे रोते हुए न देखे। उसने वही कलम 50 बार उठाई और रख दी, और अपने पत्र की पहली पंक्ति को कई बार सोचा विचारा, पर एक शब्द भी नहीं लिखा था। तभी ओलिवर, जो मिस्टर गाइल्स के साथ सड़कों पर टहलने गया था, कमरे में इतनी तेजी और घबराहट के साथ आया, जिससे लगा कि कुछ नई मुसीबत सामने आ गई है। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रोज ने आगे बढ़कर उससे पूछा। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सांस रुक जाएगी, लड़के ने जवाब दिया। ओह भगवान! ये सोचना कि मैंने उन्हें आखिरकार देखा है, और अब आप जान सकेंगी कि मैंने आपको सच बताया था। मुझे कभी नहीं लगा कि तुमने हमें सच के अलावा कुछ कहा है, रोज ने उसे शांत करते हुए कहा। लेकिन ये क्या है, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने उस सज्जन को देखा, ओलिवर ने मुश्किल से बोलते हुए कहा। वह सज्जन जो मेरे प्रति इतने अच्छे थे, मिस्टर ब्राउनलो, जिनकी हमने इतनी बार चर्चा की है। कहाँ? रोज ने पूछा। कोच से उतरते हुए ओलिवर ने खुशी के आंसू बहाते हुए जवाब दिया, और एक घर में जाते हुए। मैंने उनसे बात नहीं की, उनसे बात नहीं कर सका,
क्योंकि उन्होंने मुझे देखा ही नहीं और मैं इतना कांप रहा था कि उनके पास जा भी नहीं सका। लेकिन गाइल्स ने मेरी तरफ से पूछा कि क्या वह वहीं रहते हैं, और उन्होंने कहा कि हाँ, रहते हैं। देखो यहाँ, ओलिवर ने एक कागज का टुकड़ा खोलते हुए कहा, यही उनका पता है, मैं सीधा वहीं जा रहा हूँ। ओह भगवान! मैं क्या करूँगा जब मैं उन्हें फिर से देखूंगा और उनकी बात सुनूंगा। इन और अन्य उत्साह भरी अस्पष्ट बातें सुनते हुए रोज का ध्यान थोड़ा भटका हुआ था। उसने पता पढ़ा, जो क्रेवेन स्ट्रीट, स्ट्रैंड में था। उसने तुरंत इस खोज का उपयोग करने का फैसला किया। जल्दी करो, उसने कहा। उन्हें कहो कि एक हैकनी कोच लाएं और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें वहां तुरंत ले जाऊंगी, बिना एक मिनट गवाए। मैं बस अपनी आंटी से कह दूंगी कि हम 1 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं, और जैसे ही तुम तैयार हो मैं भी तैयार हो जाऊंगी। ओलिवर को और कहने की जरूरत नहीं थी, और 5 मिनट के भीतर वे क्रेवेन स्ट्रीट की ओर जा रहे थे। जब वे वहां पहुंचे तो रोज ने ओलिवर को कोच में ही छोड़ दिया, यह बहाना बनाकर कि वह बुजुर्ग सज्जन को तैयार कर रही है कि वे उसे मिलने आ रहे हैं, और नौकर के माध्यम से अपना कार्ड भेजकर मिस्टर ब्राउनलो से अत्यंत आवश्यक काम के लिए मिलने का अनुरोध किया। नौकर जल्दी ही लौट आया और उन्हें ऊपर चलने के लिए कहा, और उसे एक ऊपर वाले कमरे में ले जाकर मिस मेली का परिचय एक वृद्ध सज्जन से कराया, जो हरे रंग का कोट पहने हुए थे और बहुत ही दयालु प्रतीत हो रहे थे। उनके कुछ दूरी पर एक और वृद्ध सज्जन बैठे थे, जो पीले रंग की पतलून और गेटर्स पहने हुए थे, जो बहुत दयालु नहीं लग रहे थे, और एक मोटी छड़ी पर अपनी ठुड्डी टिकाकर हाथ जोड़े हुए बैठे थे। हे भगवान! हरे कोट वाले सज्जन ने जल्दी से खड़े होकर बहुत शालीनता से कहा, मुझे माफ कर दें युवती, मैंने सोचा था कि यह कोई जरूरी काम के लिए आया व्यक्ति होगा। आपसे क्षमा चाहता हूँ। कृपया बैठें। मिस्टर ब्राउनलो, मेरा मानना है, रोज ने दूसरे सज्जन की ओर देखते हुए पूछा। यह मेरा नाम है, वृद्ध सज्जन ने कहा। यह मेरे मित्र मिस्टर ग्रिमविग हैं। ग्रिमविग, क्या तुम हमें कुछ मिनटों के लिए अकेला छोड़ सकते हो? मुझे लगता है, मिस मेली ने कहा, कि हमारे इस मुलाकात के इस समय में मैं उस सज्जन को जाने की तकलीफ नहीं दूंगी। अगर मेरी जानकारी सही है तो वह उस मामले से परिचित हैं जिस पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मिस्टर ब्राउनलो ने सिर हिलाया। मिस्टर ग्रिमविग, जिन्होंने एक बार कड़ा सा झुककर सलाम किया था और अपनी कुर्सी से उठे थे, ने फिर से कड़ा झुककर सलाम किया और वापस अपनी कुर्सी में बैठ गए। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपको बहुत हैरान कर दूंगी, रोज ने स्वाभाविक रूप से शर्माते हुए कहा, लेकिन आपने एक बार मेरे बहुत प्रिय मित्र के साथ बहुत भलमनसाहट और अच्छाई दिखाई थी, और मुझे यकीन है कि आप उसके बारे में फिर से सुनने में रुचि लेंगे। सचमुच, मिस्टर ब्राउनलो ने कहा। आप उसे ओलिवर ट्विस्ट के नाम से जानते थे, रोज ने जवाब दिया। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, मिस्टर ग्रिमविग, जो टेबल पर रखी एक बड़ी किताब में दिखावे के लिए डूबे हुए थे, ने उसे जोर से गिरा दिया, और कुर्सी पर गिरते हुए उनके चेहरे पर से हर भाव गायब हो गया, सिवाय एक अनमिट आश्चर्य के, और वे लंबे समय तक बिना कुछ बोले घूरते रहे। फिर, जैसे कि उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट करने पर शर्म महसूस की हो, वे एक झटके के साथ अपनी पहले की मुद्रा में आ गए, और सामने देखते हुए उन्होंने एक लंबी और गहरी सीटी बजाई, जो अंततः हवा में नहीं बल्कि उनके पेट के गहरे हिस्से में कहीं खो गई। मिस्टर ब्राउनलो भी कम हैरान नहीं थे, हालांकि उनका आश्चर्य उतने अजीब तरीके से व्यक्त नहीं हुआ। उन्होंने अपनी कुर्सी मिस मेली के करीब खींचते हुए कहा, मेरी प्यारी युवती, कृपया उस भलमनसाहट और अच्छाई की बात को छोड़ दें जिसके बारे में आप कह रही हैं।
और जिसके बारे में कोई और कुछ नहीं जानता। और अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है जो उस गरीब बच्चे के बारे में मेरी पहले की नकारात्मक राय को बदल सकता है, तो भगवान के नाम पर मुझे वह सबूत दें। एक बुरा लड़का। अगर वह बुरा नहीं है तो मैं अपना सिर खा जाऊंगा, मिस्टर ग्रिमविग ने गुर्राते हुए कहा, बिना अपने चेहरे की कोई भी मांसपेशी हिलाए, जैसे किसी जादुई शक्ति से बोल रहे हों। वह एक उच्च स्वभाव और गर्म दिल वाला बच्चा है, रोज ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, और वह शक्ति जिसने उसे उसकी उम्र से ज्यादा कठिनाइयों से आजमाने का फैसला किया, ने उसके दिल में ऐसे स्नेह और भावनाएं भरी हैं जो उन लोगों को भी गौरवान्वित करेंगी जो उसकी उम्र के 6 गुना अधिक हो चुके हैं। मैं सिर्फ 61 साल का हूँ, मिस्टर ग्रिमविग ने उसी कठोर चेहरे के साथ कहा। और अगर यह ओलिवर कम से कम 12 साल का नहीं है तो मुझे इस टिप्पणी का कोई मतलब नहीं समझ आता। मेरे दोस्त की बातों पर ध्यान न दें, मिस मेली, मिस्टर ब्राउनलो ने कहा। वह जो कह रहे हैं उसका मतलब वह नहीं रखते। हाँ रखते हैं, मिस्टर ग्रिमविग ने गुर्राते हुए कहा। नहीं नहीं रखते, मिस्टर ब्राउनलो ने कहा, अब साफ तौर पर गुस्से में आते हुए। वह अपना सिर खा जाएंगे अगर वह ऐसा नहीं करते, मिस्टर ग्रिमविग ने फिर से गुर्राया। और वह इसका हकदार होंगे कि उनका सिर काट दिया जाए अगर वह ऐसा करते हैं, मिस्टर ब्राउनलो ने कहा। और वह बड़े उत्साह से देखना चाहेंगे कि कोई ऐसा करने की कोशिश करे, मिस्टर ग्रिमविग ने अपनी छड़ी जमीन पर मारते हुए जवाब दिया। इतनी दूर तक जाकर दोनों बुजुर्ग सज्जनों ने एक एक बार सूंघनी ली और उसके बाद हमेशा की तरह हाथ मिलाया। अब मिस मेली, मिस्टर ब्राउनलो ने कहा, उस विषय पर वापस आते हैं जिसमें आपकी मानवता की इतनी रुचि है। क्या आप मुझे यह बताएंगी कि उस गरीब बच्चे के बारे में आपको क्या जानकारी है? यह जान लें कि मैंने उसे खोजने के हर संभव प्रयास किए थे, और जब से मैं इस देश से बाहर था, मेरा पहला विचार कि उसने मुझे धोखा दिया था और अपने पुराने साथियों से प्रभावित होकर मुझे लूटा था, वह काफी हद तक कमजोर हो चुका है। रोज, जिसे अब अपने विचारों को एकत्र करने का समय मिल चुका था, ने तुरंत कुछ स्वाभाविक शब्दों में ओलिवर के साथ मिस्टर ब्राउनलो के घर छोड़ने के बाद जो कुछ हुआ था सब कुछ बता दिया, नैन्सी की जानकारी को उस बुजुर्ग के निजी सुनने के लिए छोड़ते हुए और इस बात का आश्वासन देते हुए कि पिछले कुछ महीनों में उसकी एकमात्र चिंता अपने पूर्व परोपकारी और मित्र से मिल न पाना रही थी। भगवान का शुक्र है, वृद्ध सज्जन ने कहा। यह मेरे लिए बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी। लेकिन आपने मुझे यह नहीं बताया कि वह अब कहाँ है, मिस मेली। आपको मेरी आलोचना माफ करनी होगी, लेकिन आप उसे क्यों नहीं लाई? वह बाहर कोच में इंतजार कर रहा है, रोज ने जवाब दिया। इस दरवाजे पर, वृद्ध सज्जन ने चिल्लाते हुए कहा। और इसके साथ ही वह बिना एक और शब्द कहे कमरे से बाहर निकल गए, सीढ़ियों से नीचे दौड़े, कोच की सीढ़ियों पर चढ़े और कोच के अंदर चले गए। जब कमरे का दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया तो मिस्टर ग्रिमविग ने अपना सिर उठाया और अपनी कुर्सी की एक पीछे की टांग को धुरी बनाकर अपनी छड़ी और मेज की मदद से 3 गोल चक्कर लगाए, और इस दौरान वह कुर्सी पर बैठे रहे। यह कर्तव्य पूरा करने के बाद उन्होंने खड़े होकर जितनी तेजी से हो सकता था कमरे में कम से कम 1 दर्जन बार इधर उधर चलते रहे, और फिर अचानक से रोज के सामने रुककर बिना किसी भूमिका के उन्हें चूम लिया। चुप रहो, उन्होंने कहा, जब वह युवती इस असामान्य हरकत से थोड़ा घबराकर उठने लगी। डरो मत, मैं तुम्हारे दादा की उम्र का हूं। तुम एक प्यारी लड़की हो, मुझे तुम अच्छी लगती हो। लो, वे आ गए। वास्तव में जब उन्होंने बड़ी चतुराई से अपने पुराने स्थान पर छलांग लगाई तो मिस्टर ब्राउनलो वापस आ गए, और उनके साथ ओलिवर भी था, जिसे मिस्टर ग्रिमविग ने बड़ी विनम्रता से स्वागत किया। और अगर उस क्षण की खुशी ही ओलिवर की ओर से रोज मेली की सारी चिंताओं और देखभाल का इनाम होती
तो वह पूरी तरह से पुरस्कृत हो चुकी होती। एक और व्यक्ति है जिसे नहीं भूलना चाहिए, मिस्टर ब्राउनलो ने घंटी बजाते हुए कहा। मिसेस बेडविन को यहाँ भेजिए कृपया। पुरानी गृहिणी ने तुरंत आकर झुकते हुए दरवाजे पर इंतजार किया। तुम्हारी नजरें हर दिन कमजोर होती जा रही हैं, बेडविन, मिस्टर ब्राउनलो ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। हाँ, ऐसा ही है साहब, बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया। मेरी उम्र में लोगों की आंखें और अच्छी नहीं हो जाती साहब। यह तो मैं भी बता सकता था, मिस्टर ब्राउनलो ने उत्तर दिया, लेकिन अपने चश्मे लगा लो और देखो कि तुमसे क्या काम है, ढूंढ सकती हो या नहीं। बुजुर्ग महिला ने अपने चश्मे के लिए अपनी जेब में तलाश शुरू कर दी, लेकिन ओलिवर का धैर्य इस नए इंतजार को सहन नहीं कर सका और वह अपने पहले ही आवेग पर काबू न रखते हुए उनके बाहों में कूद पड़ा। भगवान मुझे आशीर्वाद दें, बुजुर्ग महिला ने उसे गले लगाते हुए कहा। यह मेरा प्यारा मासूम बच्चा है। मेरी प्यारी पुरानी नर्स, ओलिवर ने चिल्लाया। वह वापस आएगा, मुझे पता था वह आएगा, बुजुर्ग महिला ने उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए कहा। वह कितना अच्छा दिख रहा है और फिर से एक सज्जन के बेटे की तरह कपड़े पहने हुए हैं। तुम इतने समय से कहाँ थे? वही प्यारा चेहरा, लेकिन उतना पीला नहीं, वही कोमल आंखें, लेकिन अब उतनी उदास नहीं। मैंने कभी उन्हें या उसकी शांति भरी मुस्कान को नहीं भुलाया, बल्कि हर दिन अपने प्रिय बच्चों के साथ देखा है, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। यह कहते हुए और कभी ओलिवर को देखकर उसकी लंबाई मापते हुए, कभी उसे अपने बाहों में कसते हुए और उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए, वह प्यारी आत्मा हंसती और रोती रही। उन्हें और ओलिवर को आराम से बातचीत करने के लिए छोड़कर मिस्टर ब्राउनलो एक और कमरे में चले गए और वहां रोज से नैन्सी के साथ हुई मुलाकात की पूरी जानकारी ली, जिससे उन्हें न केवल आश्चर्य हुआ बल्कि उलझन भी हुई। रोज ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने मित्र मिस्टर लॉसबर्न पर तुरंत भरोसा क्यों नहीं किया। वृद्ध सज्जन ने माना कि उन्होंने समझदारी से काम किया और स्वयं उसने एक डॉक्टर के साथ गंभीर चर्चा करने का वादा किया। इस योजना को शीघ्र अंजाम देने के लिए यह तय हुआ कि वह उसी शाम 8 बजे होटल में आएंगे और इस बीच मिसेज मेली को सावधानी पूर्वक सारी बातों से अवगत कराया जाएगा। इन शुरुआती तैयारियों के बाद रोज और ओलिवर घर लौट आए। रोज ने डॉक्टर के गुस्से का माप सही से लगाया था। नैन्सी की कहानी सुनते ही उन्होंने गालियों और धमकियों की बौछार कर दी, धमकी दी कि वह नैन्सी को मिस्टर ब्लैथर्स और डफ की कला का पहला शिकार बनाएंगे, और वास्तव में उन्होंने अपनी टोपी पहन ली, बाहर जाकर उन साहबों की मदद लेने की तैयारी कर ली। और निस्संदेह वह बिना किसी परिणाम की परवाह किए अपने इस गुस्से भरे इरादे को पूरा कर लेते, अगर उन्हें मिस्टर ब्राउनलो ने रोका नहीं होता, जो खुद भी गुस्सैल स्वभाव के थे और आंशिक रूप से उन तर्कों से शांत हुए जो उन्हें उनके जल्दबाजी भरे कदम से रोकने के लिए दिए गए थे। तो फिर क्या किया जाए? डॉक्टर ने दोबारा महिलाओं के साथ शामिल होते हुए कहा। क्या हमें इन सारे बदमाशों को धन्यवाद देना चाहिए, पुरुषों और महिलाओं दोनों को, और उन्हें हमारी ओर से मामूली सम्मान के तौर पर 100 पाउंड देने चाहिए, ताकि वे ओलिवर के प्रति अपनी दयालुता के लिए हमारी प्रशंसा समझ सकें? ऐसा नहीं, मिस्टर ब्राउनलो ने हंसते हुए जवाब दिया, लेकिन हमें बड़े ध्यान से और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। ध्यान और सावधानी, डॉक्टर ने चिल्लाते हुए कहा। मैं उन्हें सबको एक साथ कहाँ भेजना है, इसकी चिंता मत करो, मिस्टर ब्राउनलो ने बीच में कहा। लेकिन सोचो कि क्या उन्हें कहीं भेजना हमारे उद्देश्य को पूरा करने में मददगार होगा। कौन सा उद्देश्य? डॉक्टर ने पूछा। बस ओलिवर की पैदाइश का पता लगाना और उस विरासत को वापस पाना जिससे, अगर यह कहानी सच है, उसे धोखे से वंचित कर दिया गया है।
मिस्टर लॉसबर्न ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर खुद को ठंडा करते हुए कहा, मैं यह लगभग भूल ही गया था। देखो, मिस्टर ब्राउनलो ने आगे कहा, इस बेचारी लड़की को पूरी तरह से अलग रखकर और यह मानते हुए कि इन बदमाशों को न्याय के कटघरे में लाना संभव है, बिना उसकी सुरक्षा को खतरे में डाले, हमें क्या फायदा होगा? शायद उनमें से कुछ को फांसी देना और बाकी को देश निकाला देना, डॉक्टर ने सुझाव दिया। बहुत अच्छा, मिस्टर ब्राउनलो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे समय के साथ खुद ही ऐसा कर लेंगे, और अगर हम इसमें दखल देते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपने ही हित के खिलाफ एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम करेंगे, या कम से कम ओलिवर के खिलाफ, जो कि वही बात है। कैसे? डॉक्टर ने पूछा। ऐसे यह साफ है कि हम इस रहस्य की तह तक पहुंचने में बहुत मुश्किल का सामना करेंगे, जब तक कि हम इस आदमी मॉन्क्स को पूरी तरह से पराजित न कर दें। यह केवल चालाकी से ही हो सकता है, और उसे उस वक्त पकड़कर जब वह इन लोगों से घिरा हुआ न हो। क्योंकि मान लो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वह जितना हम जानते हैं या जो तथ्य हमारे सामने हैं, किसी भी डकैती में इस गिरोह के साथ शामिल नहीं है। अगर उसे छोड़ा नहीं गया तो भी यह बहुत ही संभावना है कि उसे केवल एक आवारा और धोखेबाज के रूप में जेल भेजा जाएगा, और निश्चित रूप से इसके बाद वह हमेशा के लिए चुप्पी साध लेगा, और हमारे लिए वह बहरा, गूंगा, अंधा और एक मूर्ख जैसा ही होगा। फिर डॉक्टर ने उत्साहपूर्वक कहा, मैं फिर से पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि इस लड़की से किया गया वादा बाध्यकारी होना चाहिए, एक वादा जो सबसे अच्छे और नेक इरादों से किया गया है, लेकिन वास्तव में? इस बिंदु पर चर्चा मत करो, मेरी प्यारी युवती, मिस्टर ब्राउनलो ने रोज को बीच में रोकते हुए कहा, जब वह बोलने वाली थी। वादा निभाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यह हमारे काम में जरा भी बाधा डालेगा। लेकिन किसी भी ठोस कार्रवाई का निर्णय लेने से पहले इस लड़की से मिलना जरूरी होगा, उससे यह जानने के लिए कि क्या वह इस मॉन्क्स की पहचान कर सकती है, यह समझते हुए कि उसे कानून के बजाय हम निपटाएंगे, या अगर वह ऐसा नहीं कर सकती तो उसके ठिकानों और उसके रूपरंग का ऐसा विवरण प्राप्त करें जिससे हम उसकी पहचान कर सकें। उसे रविवार की रात तक नहीं देखा जा सकता, आज मंगलवार है। मैं सुझाव दूंगा कि इस बीच हम पूरी तरह से शांत रहें और इन बातों को ओलिवर से भी गुप्त रखें। हालांकि मिस्टर लॉसबर्न ने 5 दिनों की देरी से जुड़ी इस योजना को असहजता के साथ स्वीकार किया, लेकिन उन्हें यह मानना पड़ा कि उनके पास कोई बेहतर उपाय नहीं था, और चूंकि रोज और मिसेज मेली ने मिस्टर ब्राउनलो का जोरदार समर्थन किया, इसलिए उस सज्जन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। मैं चाहता हूं, उन्होंने कहा, कि अपने मित्र ग्रिमविक की मदद लूं। वह एक अजीब व्यक्ति है, लेकिन चालाक है, और हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। मुझे कहना चाहिए कि वह कभी वकील था, और केवल एक मामले और एक औपचारिक बहस के कारण 20 वर्षों में बार छोड़ दिया। हालांकि यह सिफारिश है या नहीं, यह आप खुद तय करें। अगर मुझे अपना मित्र बुलाने की इजाजत हो तो मुझे आपके मित्र को बुलाने से कोई आपत्ति नहीं है, डॉक्टर ने कहा। हमें इसे मतदान पर रखना चाहिए, मिस्टर ब्राउनलो ने उत्तर दिया। वह कौन हो सकता है? उस महिला का बेटा और इस युवती का बहुत पुराना दोस्त, डॉक्टर ने मिसेज मेली की ओर इशारा करते हुए कहा, और उनकी भतीजी की ओर एक अर्थपूर्ण नजर से इशारा किया। रोज गहरे शर्म से लाल हो गईं, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव का कोई जोरदार विरोध नहीं किया। शायद उन्हें लगा कि वह अल्पमत में हैं, और हैरी मेली और मिस्टर ग्रिमविक को समिति में शामिल कर लिया गया। हम शहर में रुकेंगे, जाहिर है, मिसेज मेली ने कहा, जब तक इस जांच को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की थोड़ी भी संभावना बाकी है। मैं इस उद्देश्य के लिए न तो कोई मेहनत करूंगी,
नहीं कोई खर्च बचाऊंगी जिसमें हम सभी की गहरी रुचि है, और मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ, चाहे वह 12 महीने क्यों न हो, बशर्ते आप मुझे आश्वस्त करें कि कोई उम्मीद बाकी है। बहुत अच्छा, मिस्टर ब्राउनलो ने जवाब दिया। और जैसा कि मुझे यहाँ मौजूद चेहरों पर इस बात की उत्सुकता दिख रही है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि मैं ओलिवर की कहानी की पुष्टि करने के लिए मौजूद नहीं था और अचानक देश छोड़कर चला गया था, मुझे शर्त लगानी चाहिए कि मुझसे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे जब तक मैं खुद अपनी कहानी बताना उचित न समझूं। यकीन मानो मैं यह निवेदन अच्छे कारण से कर रहा हूँ, क्योंकि इससे मैं ऐसी उम्मीदें जगा सकता हूँ जो कभी पूरी न हो सकें, और उन कठिनाइयों और निराशाओं को और बढ़ा सकता हूँ जो पहले से ही काफी हैं। चलो, रात का खाना तैयार है, और ओलिवर, जो अगली ही कमरे में अकेला है, इस समय तक सोचने लगा होगा कि हम उसकी संगति से थक चुके हैं और किसी गहरे षड्यंत्र में शामिल हो गए हैं ताकि उसे दुनिया में फिर से अकेला छोड़ सकें। इन शब्दों के साथ बूढ़े सज्जन ने मिसेज मेली का हाथ थामा और उन्हें डाइनिंग रूम में ले गए। मिस्टर लॉसबर्न ने रोज का हाथ थामा और परिषद फिलहाल के लिए भंग हो गई।